दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं लाइव राजस्थान। दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे खेद व्यक्त करना चाहता हूं कि पिछले कुछ दिनों से तकनीकी कारणों से और हमारा कार्यालय शिफ्ट करने की वजह से आप लाइव राजस्थान न्यूज़ चैनल नहीं देख पा रहे थे, लेकिन आज से ये फिर आपका जो लोकप्रिय चैनल है आप सुचारू रूप से देख पाएंगे। दूसरी एक खुशखबरी और एक अच्छी बात, मेरे साथ में आज उदयपुर के महापौर और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पारस सिंघवी मेरे साथ मौजूद हैं। और खुशखबरी ये मैं देना चाहता हूं कि पारस सिंघवी जी अब एक पत्रकार के रूप में भी आपके समक्ष रहेंगे, क्योंकि वो लाइव राजस्थान के प्रबंध संपादक के रूप में, डायरेक्टर के रूप में जुड़ चुके हैं। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं लाइव राजस्थान परिवार की ओर से और लाइव राजस्थान परिवार में जुड़ने के लिए। प्रकाश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन लाइव राजस्थान के सभी दर्शकों का, और विशेष रूप से हमारे मेवाड़ न्यूज, मेवाड़ चैनल, हमारे सहयोगी पार्षद आदरणीय। एक बार तो मैं स्वयं स्वागत करूं यार, क्योंकि यूं तो क्या कि पारस जी भाई साहब बहुत पुराने पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारे इस लाइव राजस्थान के हेड बन रहे हैं यार ये आदरणीय भाई साहब। स्वागत आपका भी, क्योंकि हमें कितना जोश रहेगा ये आपको पता नहीं है, कारण के पारस जी सिंघवी, और मैं चाहूँगा कि हमारे दोनों कैमरामैन अविनाश जी माली भी इनका स्वागत करें आकर। और मैं तो स्वागत करता ही हूँ, क्योंकि मेरे को तो दो खुशी है। एक तो ये खुशी है कि मैं इनके साथ पार्षद हूँ, आप हमारे उप महापौर साहब हैं नगर निगम उदयपुर में, और दूसरा ये कि नगर निगम को पिछले 25 सालों से समझते हैं, बहुत बढ़िया काम करने की कोशिश कर रहे हैं। गुलाबाग भी ये सब बताएंगे प्रकाश जी को, क्योंकि इंटरव्यू तो प्रकाश जी ले रहे हैं, मैं तो यूँ बीच में आ गया वहाँ पारस जी भाई साहब का स्वागत करने। तो सर वेलकम, थैंक यू, बहुत बहुत इस मतलब टीवी की दुनिया में वेलकम के एक बहुत बड़ी चीज़ें बनेगी अब। तो फिर से मैं एक बार पारस सिंघवी जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि एक जो नया क्षेत्र इनके लिए जो पत्रकारिता का है, और जैसा कि मैंने इनके साथ में काफ़ी समय रहा हूं, मैं कई बार बात करने का इनसे मौका मिला है, तो पत्रकारिता भी इनके मन में रची बसी हुई है। अच्छा संगीत ये गाते हैं, अच्छा भाषण ये देते हैं, बोलने में माहिर है, मतलब कई सारी खूबियाँ ये हैं। और आज जब पत्रकारिता से ये जुड़ रहे हैं तो मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। और साथ में सबसे पहला प्रश्न जो है वो यही जानना चाह रहा हूँ मैं कि आप इस सेक्टर में जब नए आए हैं, क्या आपके दिमाग में रहा है कि आप क्या करना चाहेंगे? सबसे पहले तो लाइव राजस्थान के दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और प्रकाश जी, जैसा आपने कहा, पत्रकारिता के विषय में बहुत समय, लंबे समय से मेरे मन में एक भावना थी कि जागरूकता के नाते उदयपुर की इस महान जनता को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाए। वाकई में हालांकि बहुत सारे चैनल से, बहुत सारे यूट्यूब है, बहुत सारे सोशल मीडिया के मार्फत से, हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मार्फत से, और विशेष रूप से समाचार पत्रों के माध्यम से लोग समाचार देखते हैं। लेकिन मैंने प्रकाश जी आपसे और मेरे अभिन्न मित्र, जिनका नाम लेने में कोई संकोच नहीं है, सुधीर जी भटनागर, जो मेरे पारिवारिक सदस्य हैं, मेरे कितनी बार बात हुई थी कि प्रकाश जी अपने को इस क्षेत्र के अंदर काम करके आगे बढ़ाना है, और आगे बढ़ाना ही नहीं है, मतलब ऐसा लगे वाकई में कि सच्ची न्यूज़, सच्चा पत्रकार क्या होता है, जो अपने को, दर्शकों को ये बता सके, श्रोताओं को ये बता सके कि वास्तविकता के अंदर उदयपुर शहर के अंदर क्या चल रहा है। इसलिए ये पुरानी मन में भावना थी, और आपके माध्यम से मैं जुड़ा हूँ तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम करने का प्रयास करूँगा। तो जैसा पारस जी आपने बताया कि एक सच्ची न्यूज़ जनता के सामने आनी चाहिए, अच्छी न्यूज़ जनता के सामने आनी चाहिए, और जो मुद्दे हैं, शहर के जो मुद्दे हैं, राज्य के जो मुद्दे हैं या देश के मुद्दे हैं, उन पे एक निष्पक्ष जो है वो चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल, निश्चित रूप से चर्चा होनी चाहिए, लोकल्स नहीं। लाइव राजस्थान का मतलब ये है कि हम कोशिश करेंगे कि राजस्थान के दर्शक भी और राजस्थान के श्रोता भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मार्फत से निश्चित रूप से
देखे, सुने और वाकई में समझे कि हम उदयपुर की जनता को, राजस्थान की जनता को और देश की जनता को क्या बताना चाहते हैं। जब आप चैनल के माध्यम से अपन कोई बात करना चाहते हैं तो भाई चैनल चलाओ, कौन सा चलाओ, एबीपी चलाओ, आज तक चलाओ, इंडिया न्यूज़ चलाओ, ऐसा चलाओ। तो हमारा भी एक ऐसा चैनल जो वाकई में लाइव चैनल, लाइव राजस्थान के नाम से है और वो बहुत लोगों के मन में भाए, ऐसी मेरी भावना है। बहुत अच्छी बात कही आपने। और मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि कब आप राजनीति से तो कई सालों से जुड़े हैं, 30-35 सालों से आप राजनीति कर रहे हैं, आप महापौर जैसे ऊंचे पद पर आए हैं, लेकिन पत्रकारिता के बारे में क्या विचार आपके मन में रहे हैं? पत्रकारिता के विषय में एक्चुअल मेरे सारे ही पारिवारिक मित्र रहे हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, संघ का स्वयंसेवक हूँ। हमारे एक मनोज जी भाई साहब हमारे यहाँ के प्रचारक हुआ करते थे। मनोज जी भाई साहब ने 15 साल पहले मेरे को कहा, पारस जी, पैसा दुनिया कमाती है, पैसा हर व्यक्ति कमाता है, लेकिन पैसे का सदुपयोग तब होगा कि तब मेरी इच्छा है। मनोज जी भाई साहब आज जयपुर के अंदर है, उन्होंने मेरे को प्रेरित किया और आज उनकी प्रेरणा से प्रकाश जी भाई साहब मैं आपके माध्यम से इस लाइव राजस्थान के चैनल के माध्यम से जुड़ने का प्रयास कर रहा हूं। और मैं ऐसा सोचता हूं कि ये मेरे लिए एक नया कदम है, लेकिन नया कदम नहीं भी है, क्योंकि शुरू से ही मेरे मन में भावना थी। जब यहाँ पर इनस्टार आया था तब मेरे भाई, छोटे भाई शंकर मुंद्रा यहाँ पर लेके आए थे, उन्होंने ही मेरे को बहुत कहा। मैंने कहा अभी समय नहीं आया है शंकर जी, जब समय आएगा तब मैं निश्चित रूप से जुड़ूंगा। और वह आज इन न्यूज़ के माध्यम से या इन चैनल के माध्यम से बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो मुझे बहुत खुशी है। हाँ, एक बात और ये मैं जानना चाहता हूँ कि चूँकि आप राजनीति से जुड़े हैं, अब लाइव राजस्थान से जुड़े हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में आप शामिल हो गए हैं, कई लोगों के ये विचार होंगे कि राजनीति से जुड़ा एक व्यक्ति तटस्थ पत्रकारिता या न्यूट्रल जर्नलिज्म जो है वो नहीं कर सकता। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं प्रकाश जी, ऐसी बात नहीं है। क्यों नहीं कर सकता? सच्ची बात को लोगों के सामने प्रस्तुत करना, यही पत्रकारिता का धर्म होता है। मेरा ऐसा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि हाँ, मैं राजनीतिक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हो सकता हूं, लेकिन अगर मान लो कांग्रेस कोई अच्छा काम करती है तो उसको भी अपने टीवी के माध्यम से, अपन चैनल के माध्यम से, लाइव राजस्थान के माध्यम से अगर निश्चित रूप से बताएंगे तभी अपनी ख्याति होगी। बाकी अन्यथा अगर हम पार्टी बनकर रह जाएंगे और लोग जो ही चैनल खोलेंगे लाइव राजस्थान, नहीं, ये तो एक पार्टी विशेष का चैनल हो सकता है, ऐसा नहीं है। जो सत्य हो उसको उजागर करना, जो सत्य हो उसको प्रस्तुत करना, यही एक पत्रकारिता का धर्म है और वह अपन करने का प्रयास करेंगे। यही बात जो मैं आपसे कहना चाह रहा था कि जो सवाल बाद में लोगों के समक्ष खड़े हों, उसका उत्तर पारस जी ने हमको उससे पहले ही दे दिया है। और हम विश्वास करते हैं कि जिस तरीके से तटस्थ भावना से हमारा चैनल जो लाइव राजस्थान चल रहा है, उसी तरीके से हम जनता की सेवा निश्चित रूप से कर पाएंगे। अब मैं चलता हूं दूसरे प्रश्न की कि काफ़ी सारी जिम्मेदारियां जो हैं पारस जी पे है, उप महापौर है। तो सर, मैं ख़ास तौर से उदयपुर के बारे में आपसे जानना चाह रहा हूँ। उप महापौर हैं, उदयपुर की सड़कों को लेके या उदयपुर की समस्याओं को लेके किस तरीके से पिछले 1 साल में जो है भारतीय जनता पार्टी का जो बोर्ड है, या आपने क्या प्रयास किए हैं और क्या नई तस्वीर अब उदयपुर की सामने आ रही है? मैं सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी का ये 6ठा बोर्ड उदयपुर के अंदर बना, लोगों की बहुत आशा और अपेक्षाएं हैं। निश्चित रूप से हर बोर्ड के अंदर रहती है, लेकिन इस बार जो 6ठा बोर्ड जब बना तो लोगों की आशा और अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा है मन के अंदर, क्योंकि स्मार्ट सिटी का दर्जा इस शहर ने पाया और स्मार्ट सिटी का दर्जा पाने के पश्चात जो काम समय पर होने चाहिए थे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि काम नहीं हो रहे हैं, जो काम समय पर होने चाहिए थे उस पर कुछ कमी आई। जैसे बरसात के पहले लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। मैंने ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूं कि वाकई में जो सत्य है उसको स्वीकारना पड़ेगा। आज लोग परेशान नहीं होते तो शायद हो सकता है कि आज इस बोर्ड की परिस्थितियां और कुछ अलग होती, लेकिन जो होता है वो भगवान अच्छा ही करता है और उसकी वजह से आज हमारे को काम करने का एक चैलेंज मिला। हमारे महापौर आदरणीय टांक साहब को एक चैलेंज दिया गया, इस उम्र में भी आज वह कोरोना जो समय चल रहा है, कोविड का जो समय चल रहा है, उसमें भी उन्होंने
8-8 घंटे 7-7 घंटे लगाकर आदरणीय कटारिया साहब ने बहुत सोच विचार करके महापौर जी का चयन किया और उनके साथ में एक युवा जो मेरे को उपमहापौर बनाया और यही एक समागम जैसे कि दोनों का मिलकर एक समागम बना है। तो निश्चित रूप से प्रकाश जी ये बात सत्य है बिल्कुल कि कुछ स्मार्ट सिटी के अधूरे काम प्लस अमृत योजना के अधूरे काम हम समय पर नहीं कर सके, उसकी वजह से कुछ कमियां रह गई है, लेकिन हमारा यह प्रयास रहेगा कि हम उस काम को पूरा कर कर उदयपुर की जनता का दिल जीतने का प्रयास करेंगे। एज ए राजनीतिक एक पॉलिटिशियन या उप महापौर कह दीजिए, उदयपुर को लेके आपका क्या एक सपना है? हमारा उदयपुर दुनिया का एक अलग से अजूबा शहर है। आप देखोगे कि पूर्व में हमारे राजा महाराजाओं की टाइम पे ये झीलों की नगरी कहते हैं। अब झीलों की नगरी क्यों कहते हैं? सारी तरफ झीलें। आप किसी भी शहर में चले जाओ, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में इतना छोटा शहर होते हुए ये उदयपुर पहला शहर होगा जहां पर हर 2 किलोमीटर के बाद आपको झील मिल जाएगी, चाहे वो स्वरूप सागर हो, चाहे वो पिछोला हो, चाहे वो फतेह सागर हो, और लिंक है सबसे एक दूसरे के। जो हमारे पूर्वज राजा महाराजाओं ने जो इस शहर की रचना की है वह इतनी प्यारी और सुंदर की है। पूरी पहाड़ियों के मध्य में यह उदयपुर शहर है। अब हमारा नैतिक दायित्व तो बनता है, जैसा आपने प्रश्न किया कि हमारा सपना क्या, जब झीलों का शहर है हमारा सपना यह है कि हमारा उदयपुर शहर पर्यटकों की दृष्टि से ऐसा बने कि वो आए तो उसको लगे कि मैं उदयपुर शहर के अंदर आया हूं। वाकई में हमारी होटल्स है, हमारे टूरिस्ट पॉइंट है, महाराणा प्रताप की भूमि है, तो वाकई में जब यहाँ पर कोई लोग आए तो उनको लगे। और इस काम के अंदर नगर निगम का बहुत बड़ा रोल रहता है, इसमें हम काम करने का प्रयास कर रहे हैं महापौर जीएस टांक साहब के नेतृत्व में। और निश्चित रूप से समय समय पर अब हमारा एक प्रयास और हम कोशिश कर रहे हैं। मैंने टांक साहब को अभी 10-15 दिन पहले ही कहा कि भाई साहब हर 3 महीने के अंदर एक प्रबुद्ध जन की मीटिंग अलग अलग दृष्टि से अपने को रखनी है, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दृष्टि से पार्टी का रहा हो, कोई आपत्ति नहीं है। अगर अपन हर 3 महीने के अंदर कभी आर्किटेक्ट जो पुराने रहे हैं, कभी इंजीनियर्स रहे हैं, जो प्रबुद्ध जन है, उनकी अगर मीटिंग रखेंगे तो उसमें से जो सुझाव निकल के आएंगे, ये बात सत्य है कि अगर बुजुर्गों का अनुभव होता है, जैसे अपने पूर्वज कहते हैं, अगर उनका अनुभव हमारे को निश्चित रूप से काम आएगा। और यह उदयपुर शहर हम जैसा कहते हैं ना, हमारे सपनों का शहर यह उदयपुर, जो हम सपने संजोते हैं, हम बाहर जाते हैं और ये कितना बढ़िया शहर है, तो ये हमारा उदयपुर शहर भी वैसा बने। और निश्चित रूप से बहुत अच्छा शहर है, इसको संवारने की आवश्यकता है, हम प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। एक जो बड़ा मुद्दा पारस जी जो उदयपुर का रहा है और हर बोर्ड में उठता है गुलाब बाग को लेकर। गुलाब बाग इतना विशाल जो गार्डन है, पार्क है, या जितनी इसकी ज़मीन है उतना शायद राजस्थान में इतना बड़ा कोई गार्डन नहीं होगा। उसकी समस्याएं काफ़ी रही है, लेकिन अभी काफ़ी सारा काम चल रहा है उसको लेके। उसको संवारने के लिए, उसका प्रमोशन करने के लिए क्या आपका प्लान बन रहा है उसका? प्रकाश जी, गुलाबाग हमारा मतलब दिल है, गुलाबाग हमारी धड़कन है। अभी पिछले 2-4-6 महीने में गुलाबाग को लेकर अन्य लोगों ने बहुत सारी आपत्तियां कही और वाकई में उनका पीड़ा, उनकी दर्द, उनका कहना सत्य भी है। लेकिन जब गुलाबाग में व्यक्ति आता है, नाम से आता है गुलाबाग, जैसा आपने कहा ना, राजस्थान में नहीं, एशिया में 1 या 2 नंबर का स्थान इस गुलाबाग को मिलेगा, इतनी बड़ा एरिया। अब धीरे धीरे गुलाबाग, हमारे बोर्ड ने बहुत काम किया, PWD इसका मालिकाना हक था, हमें अभी वर्तमान के अंदर राज्य सरकार ने इसको हस्तांतरित किया है। शायद मेरे ख्याल से हस्तांतरित अभी 1-2 दिन के अंदर ऑथेंटिक हो भी जाएगा। मेरा ऐसा कहना है गुलाबाग के अंदर बहुत स्कोप है। बर्ड पार्क को लेकर, जैसा यहाँ से जो हमारे शेर और चीते हुआ करते थे, जंगली जानवर हुआ करते थे, वह सारे बायोलॉजिकल पार्क में शिफ्ट होने के पश्चात ट्रेन बच्चों की चलती थी, वह बच्चों की ट्रेन बंद हो गई। तो सारे ही बंद होने के पश्चात बायोलॉजिकल पार्क में जानवर हमारे वहाँ हस्तांतरित होने के पश्चात लोगों का आना, अब लोग जब जाते हैं तो गुलाबाग तो देखते हैं, गुलाब का वाटिका कहाँ है, गुलाब कहाँ लगे हुए हैं। अन्य अलग अलग तरह के गुलाब होने चाहिए थे, वो पहले थे। हमारे बोर्ड ने प्रयास किए, बहुत सारे काम किया, लेकिन अभी वर्तमान के अंदर गुलाबाग की स्थिति खराब हो गई थी। हमने पिछले 1-1.5 महीने से हमारे उद्यान समिति के अध्यक्ष भाई महेश जी, हमारे जो रमेश जी जैन और चौकालाल जी भाई साहब, समय समय पर हमने इस बार प्रयास किया कि इस गुलाबाग को वाकई में 1 साल के अंदर अंदर ऐसा गुलाबाग बनाना है कि उदयपुर में लोग कहें, जनता कहे, बाहर से आने वाला टूरिस्ट कहे कि मुझे एक बार गुलाबाग तो जाना ही है। हम काम कर रहे हैं
और निश्चित रूप से इसका परिणाम ये रहा है कि अब गुलाबाग का 25%, अभी मैं 25% बोल रहा हूँ, 75% तो अभी भी अछूता है, 25% को हमने पकड़ा है। आज हमारी लोटन मंगली हो, आज हमारा खड़क चौक हो, आज हमारे गांधी जी की मूर्ति के सामने वाला पार्क हो, बच्चों के झूले हो, हमने अच्छे कराने का प्रयास किया है, कलर कराने का प्रयास किया है। और वर्तमान में महापौर जी ने 70 व्यक्तियों का एक उद्यान का ठेका कर रहे हैं, जिसमें से 50 व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ गुलाबाग की मेंटेनेंस के लिए लगेंगे। तो मेरा ऐसा सोचना है कि 1 साल के बाद, मैं अभी 2-3 महीने के अंदर तो साफ सफाई की बात कर रहा हूँ, लेकिन 1 साल के पश्चात हम जैसा सोच रहे हैं कि हमारा प्यारा गुलाबाग पूरा अपनी यौवन की स्थिति में आएगा। पारस जी, एक और जानना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो 6वां जो ये बोर्ड बना है, इसमें विपक्ष काफ़ी मजबूत है इस बार, और काफ़ी सारे कांग्रेस के जो पार्षद है वो भी हैं, उनसे कोऑर्डिनेट बना के कि उनसे समन्वय बना के उदयपुर को सुंदर बनाने के लिए क्या आपकी योजना है? प्रकाश जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। विपक्ष मजबूत होना चाहिए। जब विपक्ष मजबूत नहीं होता है और एक तरफा अगर बोर्ड बनता है तो व्यक्ति क्या होता है, निरंकुश हो जाता है, वो चाहे जैसे निर्णय लेने लग जाता है। ये बात सत्य है बिल्कुल कि इस बार 20 पार्षद कांग्रेस के आए हैं, 2-3 पार्षद अन्य दलों के आए हैं, जनता सेना का भी पार्षद आया है, कम्युनिस्ट का भी पार्षद आया है। और हम जानते हैं कि हमारे भाई बहन जो चुनकर आए, हम सब मिलकर, आखिर उनका ध्येय क्या, उनका ध्येय भी ये उदयपुर शहर है, उनका वार्ड, उनका शहर बहुत अच्छा हो। आज चाहे वो हितांशी जी हो, अरुण जी हो, लोकेश जी गौड़ जो हमारे वरिष्ठ पार्षद है, मेरे सहयोगी हैं, 3 बार वो पार्षद तीसरी बार चुने और उनकी पत्नी 1 बार चुनी गई है। ऐसे सभी सीनियर्स पार्षद मिलाकर और बीजेपी के भी बहुत सारे सीनियर पार्षद मिलाकर हमारा एक कॉम्बिनेशन कर हम इस उदयपुर शहर को अच्छा बनाना चाहते हैं। कोई विरोध की बात नहीं है, हम गलत करेंगे, वो विरोध करेंगे तो हम उसके ऊपर अमल करेंगे। अगर गलती बताएंगे ही नहीं तो आदमी चाहे जैसा निर्णय ले लेता है, वह बिल्कुल निश्चित रूप से गलत होता है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। कांग्रेस के विपक्षी पार्षद मजबूती के साथ में अपना काम कर रहे हैं। जब बोर्ड में बोलना होता है तो वो विपक्ष का काम बखूबी निभाते हैं, और अच्छा काम होता है तो वह पक्ष में भी आकर खड़े होते हैं। यही लोकतंत्र की एक पहचान है। पारस जी, एक बड़ा प्रश्न मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। काफ़ी समय से आप राजनीति में भी सक्रिय हैं, समाज सेवा में भी आप सक्रिय हैं, अभी पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आप जुड़ गए हैं। उदयपुर को लेके क्या एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए, या उदयपुर को लेके कोई एक ऐसा कोई टूरिज़्म डेवलप होना चाहिए कि देश दुनिया में जो उदयपुर का नाम है वो और बढ़ जाए उसको? भाई, जैसे आप मैंने कहा ना, झीलों की नगरी, हमारा शहर झीलों की नगरी कहते हैं। आज हमारे पास बड़ी बड़ी झीलें हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए अभी गुजरात के अंदर देश के प्रधानमंत्री जी ने अभी थोड़े दिन पहले ही शुभारंभ की है। ऐसे चीज़ें को अपने को यहाँ पर लाना पड़ेगा हमको। टूरिस्ट को अगर वाकई में, जैसे हमने पिछले बोर्ड के अंदर हमने एक टेंडर लगाया, मतलब, और अभी उसका विवाद चलने की स्थिति की वजह से वो क्रूज नहीं उतर सका। अब आपको अगर टूरिज्म को बढ़ावा देना है, इस शहर में अधिक टूरिस्ट आए, तो आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर आप कहाँ पर भी जाओ, विदेश में कहाँ पर भी जाओ, पूरे दुनिया में कहाँ पर भी जाओ, झीलों के पास में, तालाबों के पास में ही आपको 5 स्टार 3 स्टार और बड़े होटल्स मिलेगी। और वहाँ पर अगर मान लो टूरिज्म जाएगा तो उसको लगेगा व्यक्ति को कि वाकई में मैं कहाँ आया हूँ। हमारे पास वो स्थान है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास स्थान नहीं है। हमारे पूर्वजों ने यह शहर बहुत प्यारा गढ़ा है। लेकिन अब होता क्या है, हम क्रूज लाए, हमारे बहुत जने कहते हैं कि जीव जंतु मर जाएंगे। अरे भाई, नहीं मरेंगे, वो चलेगा तो मरेंगे ना। एक क्रूज एक स्थान पर रहेगा, रात वह गुजारेगा व्यक्ति, तो वाकई में उसको लगेगा कि यार मैं इस उदयपुर शहर की प्यारी झील के अंदर यहाँ पर रह के आया हूँ। आज माउंट आबू में व्यक्ति जाता है तो वो नक्की झील पे जाता है। अब आप क्या हो कि नक्की झील के अंदर तो व्यक्ति घूमेगा ही नहीं, क्योंकि वो जानवर मछली दे तो मछली मर जाएगी या कोई भी हो जाएगा। आज चाहे कश्मीर में जाओ तो वहाँ पर भी झील में व्यक्ति जाता है। तो मेरा ऐसा कहना है प्रकाश जी कि बहुत सारे वैक्यूम जो वर्तमान में है उसको खोलने की आवश्यकता है, बड़ा मन रखने की आवश्यकता है। और ये बात सत्य है, चाहे वो गुलाबाग हो, चाहे वो फतेह सागर हो, चाहे वो मोती मंगरी हो, चाहे वो
कौन सा भी स्थान हो उसको डेवलपमेंट करने की आवश्यकता है। यह बोर्ड निश्चित रूप से करने का प्रयास कर रहा है। हमने बड़ा मन रखकर हमारे विरोधी बंधु जो हमारे कांग्रेस के पार्षद थे उनको भी विश्वास में लेकर कि आपकी भावना क्या है, आखिर आप क्या चाहते हो, हम मिलकर हर चीज को डेवलपमेंट करने की दृष्टि से अगर करेंगे तो मेरा ऐसा सोचना है। हमने थोड़े दिन पहले पिछले बोर्ड के अंदर हमने मेवाड़ दर्शन दीर्घा का निर्माण किया और मुख्यमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया, वसुंधरा जी ने, तत्कालीन मुख्यमंत्री ने मेवाड़ दर्शन दीर्घा किया। हमारे उदयपुर के आसपास के जो हमारे क्षेत्र हैं, अच्छे पर्यटक क्षेत्र हैं या तीर्थ क्षेत्र हैं, उनको उनका पूरा विवरण करके उनको फ्रेमिंग करके हमने उसको कलर लाइटिंग करवाने का प्रयास किया कि टूरिस्ट आएगा तो उसको लगेगा मोती मंगरी के अंदर क्या क्या हुआ, बाकी में राणकपुर, मतलब देलवाड़ा, हमने सारे स्थानों का वहाँ पर समावेश करने का प्रयास किया। उसके ऊपर आप जाकर उस मेवाड़ दर्शन दीर्घा के ऊपर जाकर आप बैठोगे तो आपको लगेगा कि बिगर पैसे में एक भी रुपया नहीं लगता है और क्या झीलों का नज़ारा नजर आता है, क्या सज्जनगढ़ है। ये सारे स्थान हैं, इनको अवेरने की आवश्यकता है, इनको अच्छे कपड़े पहनाने की आवश्यकता है। पूर्वज तो हमारा बहुत अच्छे, हमारे को खूबसूरत एरिया छोड़ गए। अगर इसको हम अच्छा करेंगे तो टूरिस्ट प्लस उदयपुर शहर के प्रति आकर्षण जो थोड़े दिनों में या कम हुआ है, मेरा ऐसा सोचना है, वह पुनः उदयपुर की ओर अग्रसर होगा। क्योंकि आज वर्तमान के अंदर गुजराती जब घूमने के लिए निकलते हैं तो पहले बर्फ पड़ जाता था, पूरी जगह जगह गुजरात की गाड़ी नजर आ जाती थी। आजकल हम देखते हैं कहाँ चला गया, कि आजकल वो कश्मीर चला गया, कहाँ चला गया कि आदमी और करने स्थान में चला गया। हम हमारे इस क्षेत्र को, और मैं आज इस मौके पर एक बात और कहना चाहता हूँ, आज इतनी होटलें बन गई है, हमको उन टूरिस्ट से लूट खसोट भी नहीं करनी है। होता क्या है कि जब टूरिस्ट आता है 3 दिन के लिए 5-5 हज़ार रुपये कमरे, उस व्यक्ति का बजट अगर 25 हज़ार रुपये घर से लेके निकला है और अगर किराए के 2 दिन के अगर 15 हज़ार उससे ले लेंगे तो व्यक्ति कैसे खर्च करेगा। इसलिए मैं मेरे होटल व्यापारियों के बंधुओं को भी कहना चाहता हूँ, पैसे लें, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ पैसे नहीं लेने चाहिए, सुविधा दे, पैसे ले, लेकिन वाजिब रेट पे लेंगे तो वह टूरिस्ट निश्चित रूप से दूसरी बार पुनः उदयपुर के अंदर आएगा। एक और प्रश्न पारस जी आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अभी उदयपुर में स्मार्ट सिटी योजना के तहत में कई सारे विकास कार्य चल रहे हैं, खासतौर से सीवरेज का काम जो है वो गली गली में चल रहा है, लेकिन लोगों को शायद पूरी जानकारी नहीं है कि ये जो सारा काम है वो उदयपुर स्मार्ट सिटी योजना के तहत चल रहा है। ठीकरा जो अभी फूट रहा है वो सीधा नगर निगम के ऊपर फूट रहा है कि कई जगह सड़कें टूटी है, जब सड़कें खोदी गई तो नालियाँ भी टूट गई है, कई जगह चैम्बर टूटे पड़े हैं। उस मामले में क्या आप कहना चाहेंगे कि ये जो हाल जो शहर का हो रहा है, काफ़ी जगह सड़कें बन चुकी है, बहुत अच्छी सड़कें बनी है, स्वर्ग ऋतु विलास इसका एक उदाहरण है, लेकिन बाकी जगहों पे अच्छा काम हो, बेहतर काम हो, जल्दी काम हो, उसके लिए निगम के क्या प्रयास रहे? प्रकाश जी, सबसे पहले तो मैं आपको, बहुत अच्छा विषय आपने मेरे लिए रख दिया स्मार्ट सिटी का। पिछले बोर्ड के अंदर देश के प्रधानमंत्री जी ने 20 शहरों का चयन किया कि स्मार्ट सिटी के अंदर सबसे पहले मैं स्मार्ट सिटी बनाना चाहता हूं। 20 शहरों का उन्होंने लोकसभा में घोषणा की और उसके पश्चात उन्होंने 20 शहरों का चयन किया। चयन की प्रक्रिया क्या थी, इसकी आवश्यकता बताने की नहीं है, मेरे ख्याल से सबको पता है कि अधिक से अधिक मत जिसको मिलेंगे फॉर्म भरकर उसको हम स्मार्ट सिटी का दर्जा देंगे। और मैं ये कह सकता हूं, वाकई में आदरणीय कटारिया साहब, ये राजनीति का विषय नहीं है, आदरणीय कटारिया साहब को जब पता लगा कि हमारी उदयपुर सिटी स्मार्ट सिटी हो सकती है, देश में सबसे कम आबादी वाला शहर, 5 लाख की आबादी वाला शहर, उन 20 शहरों में चयन हुआ, ये उदयपुर की जनता के लिए बहुत गौरव का विषय है। सबसे पहले तो क्योंकि हमने यहाँ पर वोटिंग की, हमने 100 कैंप लगाए, जनता का अपूर्व सहयोग मिला, कार्यकर्ताओं ने अपूर्व मेहनत की और उस मेहनत का परिणाम ये रहा कि हमारे को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला। स्मार्ट सिटी मतलब 1000 करोड़ रुपए डेवलपमेंट के नाम से हमें मिले हैं, 1000 करोड़, और वह किस एरिया के अंदर, 17 वार्डों के अंदर, जो शहर का मध्य भाग है वह स्मार्ट सिटी हो। आपने देखा होगा 50 सालों से सीवरेज का काम जो बनी हुई थी, सीवरेज वही थी, आपने सीवरेज के लिए पूछा, यह बात सत्य है। यह उदयपुर शहर का जो सीवरेज का पानी था वह सारा जमीनों के अंदर जा रहा था और उस जमीन के अंदर जाने की वजह से लोग उस पानी को ही ट्यूबवेल के माध्यम से पी रहे थे और उसका परिणाम यह था, हर तीसरे व्यक्ति से आप पूछते
तो क्या होता कि मेरी कमर में दर्द है, मेरे घुटनों में दर्द है। तो ये इसका कारण क्या था, हम आधा सीवरेज का रसान हुआ पानी, जो रास्ता है ना पानी, जिसे अपन मेवाड़ी में बोलते हैं हर के माध्यम से, वह पानी हम पी रहे थे। लेकिन अब 537 करोड़ रुपए का LNT का वर्क ऑर्डर हुआ। मैं अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं, अरुण जी व्यास, सिद्धार्थ सियाग सर, हमारे अंकित जी, हमारे वर्तमान में कमर चौधरी सर जो चले गए अभी वर्तमान में, उन्होंने जितनी मेहनत इस उदयपुर शहर के लिए और स्मार्ट सिटी के लिए की, मैं वो अधिकारी आज यहाँ पर वर्तमान में पद पे नहीं है, लेकिन मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतनी कड़ी मेहनत करके राजस्थान नहीं हिंदुस्तान के अंदर स्मार्ट सिटी के पैसे का सदुपयोग वाकई में अगर कोई किसने किया तो उदयपुर की शहर की जनता ने किया। हमारी आनंदी जी कलेक्टर जो चली गई, मैं कहता हूँ वो इतनी चिंता करती थी कि उदयपुर इतना प्यारा शहर है, ये अच्छा क्यों नहीं हो। और हमारे राजनेता तो काम करते ही हैं, लेकिन अधिकारियों ने भी इसकी बहुत चिंता की। वर्तमान में पिछले 1 महीने से 20 दिन से हमारे कमिश्नर साहब के जाने की वजह से कुछ काम में शिथिलता आई है, लेकिन वर्तमान में आज ये अभी सुना है कि अरुण व्यास जो पहले स्मार्ट सिटी का काम देखा करते थे, उसका सरकार ने अभी पुनः स्मार्ट सिटी के अंदर आदेश कर दिया है। तो मेरा ऐसा सोचना है कि स्मार्ट सिटी के माध्यम से, मैं आपको बताऊं, 24 घंटे पानी आएगा, मतलब 24x7, 24 घंटे पीने का पानी, शुद्ध पीने का पानी। टंकी का निर्माण हो रहा है पिछोला के पास पे, आप जाकर देखेंगे। अब वह 24 घंटे पीने का पानी आएगा। लाइट का एक पोल नजर नहीं आएगा, और जो पोल लगेगा वह बहुत खूबसूरत ढंग से लगेगा। सिटी के अंदर अपने घर की एक दीवार के अंदर उसका वो क्लिप लगाकर उसकी लाइट की लगेगा। हम कोशिश कर रहे हैं, हमारे अधिकारियों की सोच है, हमारे जनप्रतिनिधि की सोच है, हमारे कटारिया की सोच है, हमारे महापौर जी की सोच है, और सबके मन में ये भावना है कि अब उदयपुर शहर के अंदर यातायात की दृष्टि से जब वो बहुत दिक्कत आती है तो हमने पार्किंग बनाई है। उस पार्किंग के अंदर 24x7 के माध्यम से ऑटो खड़े रहेंगे। वो ऑटो भी प्रदूषण नहीं फैलाएंगे, और उसका किराया फिक्स होगा कि महीने के 50 रुपये, 100 रुपये, 25 रुपये जो भी है, एवरी टाइम आप जाओ और वापस आके वहां पर खड़ा कर दो। ये योजना बनाई है। अब कोई भी थम्मा नहीं होगा, सीवरेज व्यवस्थित रूप से अगर मान लो हो जाएगा। और जैसा आपने प्रकाश जी कहा ना, मैं आपको स्मार्ट सिटी के माध्यम से कहना चाहता हूँ, लोगों को परेशानी हुई है। मैंने जब आपने साक्षात्कार मेरा शुरू किया उसके पहले ही मैंने कह दिया कि कुछ कमियां समय की रही है। जो समय पर काम होना चाहिए था वह काम समय पर नहीं हुआ, क्योंकि उदयपुर की भौगोलिक स्थिति के हिसाब से हमारा शहर बहुत, वाकई में आप राजी घाट में जाओ, आज चांदपोल में जाओ, आज नाली गली में जाओ, मतलब एक एक गलियों में गलियां, इतनी छोटी गलियां, उसके अंदर जो स्मार्ट सिटी का वर्तमान में काम हुआ है उसकी क्वालिटी जाकर देखो। जो सीसी रोडें बनी है, आज बाबू बाजार की रोड जो बन गई 50%, वह कितनी खूबसूरत बनी है। हाँ, ये बात सत्य है कि अभी शहर में काम बाकी है, 1-1.5 साल उसका और समय लगेगा, और जब 1.5 साल के पश्चात यह स्मार्ट सिटी का 537 करोड़ का कार्य पूरा हो जाएगा LNT द्वारा, और फिर 10 साल के लिए मेंटेनेंस भी वही कंपनी करेगी। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के अंदर पहला शहर होगा कि इतनी बड़ी, इतनी अच्छी एजेंसी ने काम लिया है और 10 साल तक उसका मेंटेनेंस करेंगी। अभी लोगों को इसकी अवेयरनेस की आवश्यकता है। हम घर में किचन के अंदर जब कोई भी खाना बनाते हैं, चाहे प्याज हो, आलू हो, आल हो, हम काटते हैं, वह सारा पानी के अंदर बहाते हैं, क्योंकि अपनी आदत पड़ी हुई है कि बाहर जाएगा और नाली के अंदर बाहर जाएगा। अब ऐसा नहीं है। अब हमारा गीला कचरा और सूखा कचरे की अलग से एक डोर टू डोर कलेक्शन के लिए हमारा ऑटो आता है। हमारी माताओं बहनों को जागरूक होने की आवश्यकता है कि 2 डब्बे रखे हैं घर के अंदर, एक गीला कचरे के लिए, एक सूखा कचरे के लिए, और वह जब ऑटो आवे तो गीले का गीले के अंदर डालें, सूखे का सूखे के अंदर डालें। यह आदत अभी हमारी पुरानी महिलाओं के अंदर नहीं है, जागरूक हो रही है। 50% हमारे जागरूक करने के लिए भी हम काम कर रहे हैं। हमारा स्वच्छता की रैंक में भी स्मार्ट सिटी की दृष्टि से हमने पहले से अंक ज़्यादा पाए। हमारा पुनः 2 महीने बाद सर्वे होगा, और हम स्मार्ट सिटी के माध्यम से कहना चाहते हैं यह स्मार्ट सिटी हमें रैंक में अव्वल नंबर दर्जा दिलाएगी। हम कोशिश कर रहे हैं और इसमें हम अच्छी तरह से काम कर सकेंगे, ऐसा मेरा सोचना है। आखिरी एक प्रश्न आपसे, बहुत ही संक्षिप्त में उसका जवाब दे। उदयपुर में क्या अच्छा लगता है? उदयपुर में क्या अच्छा नहीं लगता है? जब हम कभी बाहर जाते हैं, कोई भी व्यक्ति हो, वह दिल से कहे, वो 4 या 5 दिन जब बाहर रहेगा ना, तो उसको लगेगा कि नहीं यार, अपने को तो अपने शहर में चलो। अपने शहर मतलब अपना उदयपुर में चलो। मतलब कितना प्यारा और कितनी शांति का शहर है। आज यहाँ का प्रशासन, चाहे
पुलिस प्रशासन हो, चाहे जिला प्रशासन हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे यूआईटी हो, सब अधिकारी वर्ग हो, हमारे को सबको सहयोग। आज आप यहाँ से राजस्थान में, आज आप भरतपुर के आगे चले जाओ, आज आपको बाहर चले जाओ, वहाँ लगता है यार ये क्या शहर है। जयपुर में चले जाओ, गंदगी का अंबार मिलेगा राजधानी होते हुए। हमारा उदयपुर शहर बहुत प्यारा उदयपुर शहर है। भगवान ने और हमारे राजा महाराजाओं ने इस शहर को बहुत अच्छी तरह से गढ़ा है। मैं तो ये कहता हूँ अब इस गढ़ने के पश्चात उसकी सार सवार करने का काम हमारे कंधे पर है। यानी सब उदयपुर में आपको सब कुछ अच्छा लगता है। बहुत प्यारा, बहुत अच्छा शहर है। और अब तो धीरे धीरे ट्रेन के दृष्टि से भी हमारी यहाँ पर ब्रॉडगेज आ चुकी है। टूरिस्ट और बढ़ेगा ब्रॉडगेज की दृष्टि से, एयरपोर्ट की दृष्टि से हमारा सारी बाहर से यहाँ पर फ्लाइट जाने लग जाएगी। इसलिए बहुत कुछ काम हुआ है और गिनाने के लिए बहुत काम है, लेकिन उदयपुर बहुत प्यारा शहर है। एक और पूछना चाह रहा हूँ कि सब कुछ अगर अच्छा लगता है, खराब क्या लगता है उदयपुर में? नहीं है खराब का मतलब, खराब तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये बात सत्य है प्रकाश जी कि अभी भी काम करने की बहुत आवश्यकता, कचोटता है थोड़ा सा। काम करने की बहुत आवश्यकता। यहाँ पर सभी विभागों में कॉम्बिनेशन नहीं है, ये मन को कचोड़ता है। यूआईटी अपना पल्ला झाड़ती है किसी काम को लेकर, नगर निगम अपना पल्ला झाड़ती है किसी काम को लेकर, पीएसडी अपना पल्ला झाड़ती है किसी काम को लेकर। मतलब मैं कहूँ आपको, बीएसएनएल जितनी एजेंसियां है, मैं कलेक्टर साहब से निवेदन करता हूँ वो चाहे तो ये काम बहुत प्यारा और बहुत अच्छी ढंग से हो सकता है कि इन सबका कॉम्बिनेशन 1 महीने 2 महीने के अंदर इनकी निरंतर मीटिंग हो। बस अगर इन सब का समावेश अगर मीटिंगों के माध्यम से सभी अधिकारी मिलकर ये सोच लेंगे कि वाकई में कि हमको अच्छा करना है, पल्ला नहीं झाड़ना है किसी काम से, तो मैं ये सोचता हूँ निश्चित रूप से लाइव चैनल के माध्यम से, लाइव राजस्थान के माध्यम से, कि उदयपुर जैसा शहर मैं तो कहता हूँ हिंदुस्तान के अंदर नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, इसमें अभी काम की गुंजाइश है, काम की आवश्यकता है। आज हिरणमंगरी हमारा रोड 37 करोड़ रुपए का रोड बन रहा है, गोवर्धन विलास रोड 17 करोड़ रुपए का रोड बन रहा है। ये रोड बनने के पश्चात लोग, आज भी मेरे से एक व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा था, सवेरे एक उद्घाटन कार्यक्रम में गया कि हिरणमंगरी रोड के अंदर आप बीच में गार्डन बना रहे हो। मैं क्यों नहीं, आज अहमदाबाद जाओ आप, अहमदाबाद के अगर गांधीनगर हाईवे पे, एसडी हाईवे रोड पे जाओगे, आपको शाम को 7 बजे बाद लगेगा कि मैं दुबई में आ गया हूँ। लाइटों में क्या स्थान नजर आता है, क्या वह उदयपुर नहीं बन सकता? बन सकता है। लेकिन कुछ जैसे आज हमारे व्यापारी बंधु हैं, आज हमारे व्यापारी बंधु 15-15 फीट बाहर अतिक्रमण कर रखा है, उनसे भी मेरा आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़कर निवेदन है, हम हमारी सीमाएं बांधे। ठेले वाला निश्चित रूप से गरीब व्यक्ति धंधा करे, लेकिन वह सीमा बांधे कि मेरे को कहाँ खड़ा रहना है, चाहे जहाँ ठेला लगा देना, चाहे पर अतिक्रमण कर देना, ये हमारे उदयपुर शहर के लिए अच्छा नहीं है। इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हमारी सारी एजेंसियां संयुक्त रूप से काम करेगी, तो यह शहर वाकई में, जैसा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत, जब हम कटारिया साहब के नेतृत्व में हम मानसी वाकल के पानी के लिए ज्ञापन देने के लिए गए, कटारिया साहब के नेतृत्व में हमने 10,000 हस्ताक्षर अभियान चलाया, तो उन्होंने क्या कहा, मुझे पता है कटारिया जी कि यह शहर पानी बगैर कुछ भी नहीं है, यह उदयपुर शहर अगर झीलें नहीं है तो वहाँ पर उदयपुर में है क्या। तो मुख्यमंत्री जी भी ये बात मानते हैं वर्तमान में, जो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री जी हैं, और अच्छा काम लेकर अगर मुख्यमंत्री जी के पास भी जाएंगे, सरकार किसी की भी हो, कोई भी नहीं चाहेगा मेरा शहर, मेरा राजस्थान खराब हो। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे शहर के अंदर अभी भी वर्तमान में काम करने के लिए बहुत स्कोप है, मेहनत की आवश्यकता है। जनप्रतिनिधि, अधिकारी वर्ग, हम सब मिलकर इस शहर को प्यारा उदयपुर बनाएं, यही मैं भावना व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत आभार पारस जी का, और कई सारी बातें इन्होंने हमको बताई। उदयपुर के उप महापौर हैं पारस जी सिंघवी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और समाज सेवा के जो कई सारे प्रकल्प हैं उनसे भी आप जुड़े हुए हैं, लाइव राजस्थान परिवार से भी आप जुड़े हैं। और मैं फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने एक काफ़ी समय दिया और शहर की समस्याओं और उनके निराकरण को लेके आपने एक अच्छी पहल और बातें हमको जानकारी दी। मैं इस अवसर पर आदरणीय मुकेश जी चौधरी, आदरणीय प्रकाश जी, लाइव राजस्थान की पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामना प्रेषित करता हूं। मेरा तन मन और धन के साथ में जो भी सहयोग बन पड़ेगा मैं भी करने का प्रयास करूंगा, और अपना यह चैनल आदरणीय चौगाला जी के माध्यम से आदरणीय उदयपुर के सभी पत्रकार बंधुओं को साथ में लेकर, और मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसा काम करेंगे कि वाकई में उदयपुर की जनता को लगेगा कि हमारे को लाइव राजस्थान देखने के लिए यह समय उपलब्ध रहेगा, वो इंतजार करे, यही मेरी भावना है। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।